सिंह मीना, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज, नीम का थाना। आज BA पार्ट सेकंड का टॉपिक शेरशाह सूरी, उसका जीवन परिचय और बाद में उसका प्रशासन पर चर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में कानूनगो जो प्रोफेसर है कानूनगो के अनुसार 1472 ईस्वी में हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार 1486 में हुआ। बेजवाड़ा ये होशियारपुर पंजाब में है। पिता का नाम हसन था। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। इनका आरंभिक जीवन कष्टपूर्ण बीता। पिता हसन खां लोहानी ने इन्हें एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में इन्हें शेर खां की उपाधि दी। शेर खां को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। हसन खां लोहानी जो बिहार के शासक थे, उन्होंने शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा। 1522 में हसन खां लोहानी की सेवा में नियुक्त हुए और 27 में उनकी सेवा छोड़ दी। 27 से 28 तक ये अकबर की सेवा में रहे, बाबर की सेवा में रहे और बाबर की सेवा में रहते हुए चंदेरी के युद्ध में इन्होंने बाबर की सेना की तरफ से भाग लिया। और उस समय उन्होंने कहा था, अगर भाग्य ने मेरा साथ सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। उसके बाद मोहम्मद शाह जो बहार खान लोहानी के नाम से प्रसिद्ध था, उसकी मृत्यु के बाद शेर खां ने उसकी विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लिया और दक्षिण बिहार का शासक बन गया। शेर खां ने अपने प्रबंधन से दक्षिण बिहार के काल में योग्य विश्वासपात्र व्यक्तियों को भर्ती किया और 1529 में शेर खां ने महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया, किंतु अफगानों की पराजय के कारण वहां से शेर खां बंगाल की तरफ चले गए और बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर हजरत आला की उपाधि प्राप्त की और 1530 में चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार किया। बाद में दोहरिया के युद्ध में 1532 में शेर खां ने महमूद लोदी का साथ दिया। जो दोहरिया का युद्ध था 1532 में महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। इसके बाद शेर खां ने सोचा कि महमूद लोदी के पतन के बाद वह अफगानों के नेता के रूप में उभर सकता है, इसलिए सदैव पूरी इच्छा शक्ति के साथ वो अफगानों को साथ नहीं दिया उसने। और 1534 में शेर खां ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के अयोग्य शासक महमूद शाह को हराया और उसे 13 लाख दिनार प्राप्त की। उसके बाद 1539 के युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को हराया और शेरशाह की उपाधि धारण की, अपना नाम का कुतवा कढ़वाया और सिक्का चलाया। फिर 1540 के युद्ध में शेरशाह ने कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में दोबारा हुमायूं को हराया और मुगल वंश का अंत किया और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद शेरशाह ने उत्तर पश्चिम के मुगलों के वफादार गखरों पर आक्रमण किया, उन्हें जीत लिया, किंतु गखरों को समाप्त नहीं कर पाया। फिर शेरशाह ने उत्तर पश्चिमी सीमा सुरक्षा रोहतासगढ़ पर किला बनाया और वहाँ हैवास खां और खवास खां के नेतृत्व में सेना नियुक्त की। 1542 में शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। 1543 में शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण कर वहाँ के राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। इस आक्रमण के दौरान स्त्रियों ने जौहर किया। रायसीन की घटना शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक थी, क्योंकि उसे धोखे से अनेक राजपूत स्त्री बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से कुतुब खान ने इतनी शर्म महसूस की कि आत्महत्या कर ली। 1544 में शेरशाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। इस युद्ध में शेरशाह ने कूटनीति का सहारा लिया और इस युद्ध में राजपूत सरदार जैता और कुप्पा ने अत्यंत वीरता दिखाई और अफगान सेना के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन शेरशाह आखिर में विजय हुआ।
विजय होने पर शेरशाह ने कहा राजपूतों को सूर्य देखकर मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका होता। 1545 में शेरशाह ने कीर्ति सिंह नाच गाने वाली दासी को हथियाना चाहता था, जिसे कीर्ति सिंह देने से इनकार कर दिया। कीर्ति सिंह ने रीवा के राजा वीरभान बघेल को शरण दी। इस दौरान जब वो उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, उसी दौरान किले की दीवार से एक गोला आकर शेरशाह के पास रुका और उस गोले से आके गोले लग जाने से शेरशाह की मृत्यु हुई। शेरशाह मारवाड़ कालिंजर अभियान में ये घटना हुई और कालिंजर अभियान के बाद शेरशाह की मृत्यु होगी। इसी में शेरशाह ने मारवाड़ राज्य को छोड़कर अन्य राजपूत राजाओं को उनके राज्यों से वंचित नहीं किया, उन्हें अधीनता स्वीकार कराकर उनका राज्य उन्हें वापस दिया। शेरशाह ने बंगाल जैसे दूरस्थ धन्य सूबे विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए संपूर्ण बंगाल सरकारों में बांटकर प्रत्येक को एक सिकदार के नियंत्रण दे दिया। सिकदारों की देखभाल के लिए एक सैनिक अधिकारी अमीर बंगला को नियुक्त किया और सबसे पहले ये पद काजी फजलात नामक व्यक्ति को दिया। इस प्रकार शेरशाह ने साम्राज्य स्थापित किया। अब शेरशाह का प्रशासन। शेरशाह कालीन प्रशासन हम देखें तो प्रशासन को शेरशाह को प्रशासक का व्यवस्थापक न मानकर एक सुधारक के रूप में जाना जाता है। व्यवस्था प्रवर्तक नहीं। साम्राज्य निर्माता के रूप में प्रशासक के रूप में अकबर का शेरशाह पूर्वगामी माना जाता है। उसके प्रशासन को दो भागों में बांट सकते हैं, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन। शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान था। संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित थी। शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निश्चय ही मंत्रियों को नियुक्त किया, किंतु मुगल काल में मंत्रियों की तरह विस्तृत अधिकार संपन्न नहीं थे। इसके मंत्री स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, बल्कि आदेशों का पालन करते थे। इस प्रकार एक तरह से सरकारी कर्मचारी के रूप में शेरशाह के समय मंत्री काम करते थे। शेरशाह ने संततकालीन व्यवस्था को केंद्रीय को 4 भागों में विभाजित किया। 4 प्रकार के मंत्री नियुक्त किए। पहला था दीवाने वजारत। ये लगान अर्थव्यवस्था का प्रधान था, राज्य के आय व्यय की देखभाल करता था और अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करता था। दीवाने वजारत लगान अर्थव्यवस्था का प्रधान, आय व्यय देखना और अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करना। दीवानी आरिज ये सेना का संगठन, भर्ती, शिक्षा और नियंत्रण की देखभाल करता था। संगठन, भर्ती, शिक्षा और नियंत्रण की। तीसरा दीवाने रसालत ये विदेश मंत्री था, भांति कार्य करता था। अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार, उनका संपर्क रखना उनका मुख्य उत्तरदायित्व था। कभी कभी राज्यों से दिए जाने वाले दान की देखभाल भी करता था। मुख्य रूप से पत्र व्यवहार की देखभाल करता था। दीवानी इंसा इसका कार्य सुल्तानी आदेशों को लिखना, उसका लेख रखना, राज्यों के विभिन्न भागों की सूचना पहुंचाना। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार दीवानी काजी और दीवानी वरीद नामक 2 अधिकारी मंत्री पद के ही समान थे। दीवानी काजी न्याय करता था, जबकि दीवानी वरीद गुप्तचर विभाग और डाक व्यवस्था की देखभाल करता था। प्रांतीय प्रशासन। शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया, सूबा या इक्ता। A.L. श्रीवास्तव के अनुसार शेरशाह के समय एक तो हिंदू राजाओं के राज्य थे जिन्होंने आधिपत्य स्वीकार करने के बाद वापस कर दिया। इसके अतिरिक्त ऐसे सूबे जिन्हें इक्ता पुकारा जाता था, जिसमें फौजी गवर्नर सूबेदार की नियुक्ति की गई थी। शेरशाह ने बंगाल के सूबों के लिए 19 सरकारों में बांट दिया और प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया। उसकी सहायता के लिए एक सैन्य अधिकारी अमीर बंगाल नियुक्ति की। ये प्रबंध विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया। कानूनगो के अनुसार शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था आदर्श बंगाल था। सरकार, जिलों का प्रशासन, ये तो था प्रांत सूबे। प्रत्येक इक्ता सूबा ने सरकारों में बंटा था, जिसमें 2 अधिकारी होते थे, एक तो सिकदार, एक सिकदारान। सिकदार का पद अधिक सम्मानित था। वह एक सैनिक अधिकारी था। उसका कार्य सरकार में शांति व्यवस्था स्थापित करना, अधीनस्थ सिकदारों के कार्यों की देखभाल करना। शांति व्यवस्था और अधीनस्थ सिकदारों की देखभाल। मुंसिफ ए मुंसिफान मुख्यतः एक न्यायिक अधिकारी था। ये दीवानी मुकदमों का फैसला करता था तथा अपने अधीनस्थ मुंसिफों के कार्यों की देखभाल करता था।
फरगने का शासन। प्रत्येक सरकार के अनेक फरगनों में बटा था। एक सिकदार, एक मुंसफ, एक फौजदार, 2 कारकुन होते थे। फरगने में एक सिकदार, एक मुंसफ, एक फौजदार और 2 कारकुन। सिकदार का काम था शांति व्यवस्था बनाए रखना, सेना का प्रमुख होता था सैनिक दस्ते का। मुंसिफ का कार्य था दीवानी मुकदमों का निर्णय करना, भूमि की नाप और लगान की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त फौजदार खजांची होते थे और कारकुन ये कार्य हिसाब किताब रखना। गांव, शेरशाह ने गांव की परंपरागत व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया था। गांव के परंपरागत चौकीदार, पटवारी तथा प्रधान को सरकार स्वीकार करती थी। ग्राम पंचायती गांव की सुरक्षा, शिक्षा और सफाई आदि का प्रबंध करती थी। भू राजस्व व्यवस्था, केंद्रीय सरकार की आय का मुख्य स्रोत लगान, लावारिस संपत्ति, व्यापार कर, टकसाल, नमक कर आदि था। शेरशाह की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत राज्य का मुख्य स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था, जिसे लगान कहा जाता था। शेरशाह का मुख्य स्रोत भूमि कर, लगान मुख्य रूप से रेतवाड़ी था, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 भागों में बांटा: अच्छी, मध्यम, खराब। शेरशाह ने लगान निर्धारण की 3 प्रकार की प्रणाली अपनाई: गलाबख्शी अथवा बटाई, नक्श मुक्ताई अथवा कनकूठ, नकदी अथवा जप्ती। शेरशाह ने भूमि कर निर्धारण के लिए राई फसलोदारों की सूची को भी लागू किया। शेरशाह ने भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का औसत निकलवाया। उसके बाद उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। शेरशाह द्वारा प्रचलित तीनों प्रणालियों में जप्ती या जमई, जिसमें मापन पद्धति भी कर्तव्य व्यवस्था के समय अधिक प्रिय थी। नाप का इसमें लगान किया जाता था। इसमें खड़ी फसल पर होता था बटाई में, और इसमें रास निकालने के बाद, और इसमें नाप का जप्ती में किसानों में अधिक प्रिय थी, जबकि उन तीनों में से किसी भी प्रणाली को अपनाने की छूट थी। शेरशाह द्वारा प्रचलित रेतवाड़ी लगान व्यवस्था मुल्तान को छोड़कर राज्य के सभी भागों में लागू थी। कौन से भाग में लागू नहीं थी? मुल्तान में। मुल्तान में शेरशाह ने राजस्व निर्धारण संग्रह के लिए पहले से चली आ रही बटाई हिस्सेदारी प्रथा को चलने दिया और उत्पादन का 1/4 लाख वसूल किया, जो अन्यत्र नहीं प्रचलित था। शेरशाह के समय लगान नगद या जिन्स अनाज दोनों रूप में देने की छूट थी। नगद दे सकते थे, जिन्स के रूप में दे सकते थे। मुल्तान में 1/4 था और बटाई थी और जगह जब्ती थी। शेरशाह ने खर्च योग्य भूमि, प्रतिभूमि दोनों को नाप करवाई और इस कार्य के लिए अहमद खां की सहायता ली, जिसने हिंदू ब्राह्मणों की मदद से ये काम पूरा किया। अहमद खां ने भूमि और प्रति। शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज 39 इंच या 72 इंच एक सन की डंडी का प्रयोग करवाया। शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य उत्पादन का 1/3 भाग के रूप में लिया, जबकि मुल्तान से 1/4। मालगुजारी, लगान के अतिरिक्त किसानों से जरीबान, सर्वेक्षण शुल्क, महिसिलाना कर, संग्रह शुल्क नामक कर भी देने पड़ते थे, जो कर में से भू राजस्व का 2.5 एवं 5% होता था। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिससे उनको वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था। किसान उबलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। जरीबान 2.5 और महिसाला 5% कर देना पड़ता था। न्याय व्यवस्था, शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। वह साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। प्रत्येक बुधवार किसानों को स्वयं न्याय करने बैठता था। शेरशाह ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी। उसकी न्यायप्रियता बहुत निष्पक्ष कठोर थी। उसका कहना था, न्यायिक कार्य धार्मिक कार्यों में श्रेष्ठ है और इसे सभी काफिर और मुसलमान बादशाह स्वीकार करते हैं। शेरशाह की न्याय व्यवस्था के प्रति दृढ़ता के बारे में अब्बास खां सरवानी ने कहा, शेरशाह राज्य में एक जरा शीर्ण वृद्ध अपने सिर पर सोनाभूषण भरे टोकरे को लेकर निकल पड़ी, परंतु किसी चोर को उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं हुई। शेरशाह के काल में लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय मुंसिफ फरगने में तथा मुंसिफान सरकारों में करता था। फौजदारी मुकदमों का निर्णय सिकदार और सिकदारान करते थे। काजी असैनिक मुकदमों का निर्णय करता था। गांव के मुकदमों ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित होते थे। शेरशाह की न्याय व्यवस्था
अत्यंत कठोर थी, जिसमें कैद, कोड़े से पीटना, अंग विच्छेद करना, जुर्माना आदि से समय कोई प्रत्यक्ष पुलिस व्यवस्था नहीं थी। साम्राज्य के अधिकारी अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था करते थे। शेरशाह ने पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य किया, अर्थात जो अधिकारी उस क्षेत्र में नियुक्त होता था उस क्षेत्रीय शांति व्यवस्था होता था उसी का होता था। कानून व्यवस्था स्थापित करने का काम चौधरी मुकदम नामक स्थानीय मुखिया करते थे। सड़कें एवं सराय। शेरशाह ने अनेक सड़कों का निर्माण करवाया, पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई। उसके द्वारा बनाई गई 4 सड़कें प्रसिद्ध हैं। बंगाल में सोनार गांव से शुरू हुई होकर दिल्ली, लाहौर होती पंजाब और अटक तक जाती थी। जो पहली सड़क थी ग्रांड ट्रंक रोड कहते थे। सोनार गांव से दिल्ली, लाहौर, पंजाब, अटक। आगरा से बुरहानपुर दूसरे नंबर की सड़क थी। तीसरी आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक जाती और चौथी लाहौर से मुल्तान। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण करवाया, जिसमें से हिंदू और मुसलमानों को ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। प्रत्येक सराय की देखभाल एक सिकदार नामक अधिकारी करता था। कानूनगो ने इस सराय को साम्राज्य रूपी शरीर की दमनीय कहा है। मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था इतनी विकसित थी, उसने पुराने घिसे फुटे सिक्कों के स्थान में शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन का और तांबे का 380 ग्रेन का सिक्का चलाया। इसके अतिरिक्त उसने दाम के आधे, चौथाई, 16 भाग के अनेक सिक्के चलाए। शेरशाह के समय 23 टकसाल थी। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम, पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता। शेरशाह द्वारा रुपये के बारे में स्मिथ ने लिखा, ये रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने राजधानी दिल्ली में दान कर लंगर स्थापित करवाए, जिससे लगभग 500 रुपये प्रतिदिन खर्च होती थी। शेरशाह ने अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए कभी धर्म का सहारा लिया। रायसेन के शासक पूर्णमल के साथ उसका दुर्व्यवहार। जोधपुर में उसने हिंदू मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद बनवाई। शेरशाह के काल में जायसी ने अपने पद्मावत की रचना की। शेरशाह ने सैनिकों को नगद वेतन दिया, यद्यपि सरदारों को जागीरें भी दी जाती। बेईमानी को रोकने के उसने घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखे जाने की प्रथा का अपनाया। शेरशाह के समय 16 सैनिक चौकियों का विवरण मिलता है। भवन इमारतें। एक प्रसिद्ध भवन निर्माता के रूप में शेरशाह द्वारा निर्मित सासाराम का मकबरा पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की प्रकाष्ठा नवीन शैली के आरंभ का द्योतक माना जाता है। शेरशाह ने अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया। इसके अतिरिक्त उसने दिल्ली में पुराना किला बनाया। शेरशाह ने कनौज नगर को बर्बाद कर शेरशूर नामक नगर बसाया। कानिकमन ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से सुंदर बताया। कानूनगो ने उसके बारे में कहा, वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। अब्बास खान ने शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कहा, बुद्धिमत्ता अनुभव में दूसरा हैदर था। कानूनगो ने शेरशाह के शासन प्रबंध की बड़ी प्रशंसा की। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।